प्रतियोगिता कर रहा है इसमें। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, टाइमिंग चल रहा है जी। चलिए ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ग्रहणी के ऊपर छोटी आँख की जो 3 लंबाई था, तीनों लंबाइयों के ऊपर बात किया था। क्या चीज़ की? देखिए, हालांकि जो छोटी आँख है वो जो एक वाल्व से जुड़ी होती है। छोटी आँख के जो ड्यूडेनम है, ये कहाँ से है? छोटी आँख का जो ड्यूडेनम जो हिस्सा है वो किससे जुड़ी होती है? जल्दी बताइए। छोटी आँख का जो ड्यूडेनम हिस्सा है वो किससे जुड़ी होती है? तो आप देखे होंगे क्या चीज़ की, आपको हम बताए थे कि अमाशय को जो सबसे अंतिम भाग है, ठीक है, अंतिम वाला भाग है, यानी कि जो पार्ट है, इस अंतिम वाले पार्ट को हम लोग पाइलोरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नाम से जानते हैं हम लोग, पाइलोरस के नाम से जानते हैं। अच्छा, पहला क्लास हंसी होता है, ठीक है। तो पाइलोरस के नाम से जानते हैं। और ये जो पाइलोरस है, यहीं पे आप यहाँ पे कपड़ा लगवा देखा रे, टाइम देखा लग जाए, वही चलेगा। चलते हैं, इसको हटाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। धीरे धीरे सब सुधर जाए ना, धीरे धीरे। पहले तो ये इससे भी हेजिटेशन होता था हमको, ठीक है ना। पहले इससे हेजिटेशन होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एक आध बार कल ही उसी दिन रिकॉर्ड किया तो हिम्मत आ गया, ठीक है। उसी दिन रिकॉर्ड किया तो हिम्मत आ गया, तो रिकॉर्ड कर किसी तरह से डालेंगे। बाद बाकी है एडिटिंग करना। तो देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके? पेट के। तो पेट की जो अंतिम जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाइलोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाइलोरस के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहीं पे आपकी एक वाल्व जुड़ी होती है, ठीक है, यहीं पे एक वाल्व जुड़ी होती है जिसको हम लोग पाइलोरिक वाल्व के नाम से जानते हैं। और पाइलोरिक वाल्व के बाद जो यदि देखा जाए तो यहीं पे जो ये वाला हिस्सा, आप छोटी आँख का ये जो हिस्सा दिख रही है, ठीक है ना, छोटी आँख का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी आँख का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम की बात की जाए तो ये ड्यूडेनम क्या है? छोटी आँख का सबसे प्रथम भाग। छोटी आँख का यदि देखा जाए तो लगभग छोटी आँख की लंबाई हम बताए थे आपको कितना होता है, बताइए। छोटी आँख की जो लेंथ होती है वो कितना फीट होता है? बताइए। 25 फीट, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर, यानी कि लगभग वो कितना फीट के बराबर? 25 सेंटीमीटर के बराबर इसकी लेंथ होती है। जिनमें से ड्यूडेनम की बात करें तो इस ड्यूडेनम का ये जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ आपको ये जो नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके इसका ये जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 7.4 सेंटीमीटर के बराबर आपका ये होता है। क्या चीज? सेंटीमीटर ना, सॉरी, फीट होता है। तो 7.4 फीट जो होता है ये ड्यूडेनम का लेंथ। उसके बाद बात करें हम ड्यूडेनम के ऊपर और बात करेंगे तो ड्यूडेनम, इसकी लंबाई 7.4 फीट तक की होती है। और इसकी आकृति यदि आप देखेंगे तो अंग्रेजी के वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी का जो लेटर है, इस अंग्रेजी के किस लेटर के समान आपको दिखता है? सी के समान। आप देखेंगे यहाँ पे छोटी आँख, ठीक है, तो छोटी आँख आप यहाँ देखिए, तो छोटी आँख ये जो है लगभग वो किसके बराबर आपको दिख रहा होगा? सी के बराबर दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपको लेंथ दिख रहा होगा, सॉरी, ये जो आपको शेप दिख रहा है वो सी शेप का आपको दिखता है। इसीलिए कहा जाता है क्या चीज की जो ड्यूडेनम है लगभग अंग्रेजी के वर्णमाला सी की तरह दिखता है। इसीलिए हम लोग इसकी आकृति सी के समान मान के चलते हैं, ठीक है, सी के समान मान के चलते हैं। और आगे देखिए, ये सी नामक अंग्रेजी की वर्णमाला सी की तरह होती है। और ये जो होता है ये एक विशेष प्रकार की सेल जिसको हम लोग सी सेल के नाम से जानते हैं। और विशेष प्रकार की जो कोशिका है इन्हीं से ये मिलकर बनी होती है। यानी कि ड्यूडेनम का ये जो हिस्सा आप देख रहा है, ठीक है, ड्यूडेनम का ये जो हिस्सा दिख रहा है ये एक विशेष प्रकार की सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है इन कोशिकाओं को हम लोग क्या नाम देते हैं? सी सेल नाम देते हैं, ठीक है। क्या नाम देंगे? सी सेल नाम देते हैं। सी कोशिकाएं बोलते हैं। कोशिका पढ़े थे आप? पढ़े थे ना कोशिका? तो इन्हीं कोशिकाओं से ये मिलकर बनी हुई है क्या चीज? ड्यूडेनम।
और डिओडेनम की और बात करें हम इसके ऊपर, डिओडेनम के ऊपर और भी बात करें तो ये क्या होता है, ये अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास, अग्नाशय को हम लोग क्या बोलेंगे, पेनक्रियास। और अग्नाशय के ऊपर बात कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग ना अग्नाशय के ऊपर बात किए थे, इनके डायग्राम को भी देखे थे, पेनक्रियास के ऊपर बात की थी। पेनक्रियास आपको दिखा देता है, देखिए ये रहा क्या चीज, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ये क्या है, पेनक्रियास क्या है, तो एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियास, तो पेनक्रियास का इमेज आप देखिए, डायग्राम आप देखिए, ये जो दिख रहा है डायग्राम आपको, ये जो डायग्राम आपको दिखा, ये डायग्राम ही क्या है, इस डायग्राम में ये जो नाशपाती नुमा संरचना आपको दिख रहा है, यानी कि पत्ते नुमा आपको ये जो संरचना दिख रहा होगा, नाशपाती के भी आकार का ये होता है। हालांकि नाशपाती के आकार का क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आप इनको आप जूम करके बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इनको नाशपाती के आकार का क्यों समझा जाता है। यदि आप देखें तो आप नाशपाती खाए होंगे तो आपको नजर आता होगा क्या चीज की, नाशपाती में इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखता है नाशपाती देखें ना, तो ये जो संरचना आप दिख रहा है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आकृति आपको दिख रहा है, शेप दिख रहा है, तो ये जो शेप है वो किस में होता है, ये नाशपाती में ही होती है। इसीलिए ये अग्नाशय लगभग ये नाशपाती के नुमा ये आपको दिखेगा। ये मोबाइल बंद करो, आप देखिए ये जो आप इसकी आकृति जो है, यदि आप लगभग देखना चाहें तो ये पत्ते नुमा संरचना होता है, पत्ते नुमा आकार का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि इसकी भी बात किया जाए तो इनके भी हेड भाग होते हैं, नेक भाग होते हैं, टेल भाग होते हैं, इनके भी पेनक्रियास के, अग्नाशय के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अग्नाशय के ऊपर लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि अग्नाशय जो है क्या है, एक मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां है। और जितने भी प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां हैं, इन मिश्रित ग्रंथियों के ऊपर हमने बात करा था क्या चीज की, मिश्रित ग्रंथियां किन किन को स्रावन करेगी, हार्मोन को, और किसको, जूसेस को, और किसको, एंजाइम, ये तीनों को रिलीज करती है। तो अच्छा, सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथियां कौन है बताइए, सबसे बड़ा मिक्स ग्लैंड कौन है, यकृत यानी कि आपके लीवर। और दूसरी सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा जो है मिश्रित ग्रंथियां आपके पेनक्रियास। तो आप याद कीजिए, आपके जब न्यूरॉन सिस्टम चल रहे थे यानी कि तंत्रिका तंत्र चल रहे थे, वहां पे हम आपको हार्मोन पढ़ाए थे। तो हार्मोन अब जब आपको हम पढ़ाए थे तो आप वहां देखे होंगे क्या चीज कि कई ऐसे ग्लैंड थे जो हमारे इसको हार्मोन को स्रावन कर रहे थे, ठीक है ना, हार्मोन को स्रावन कर रहे थे, हार्मोनल ग्लैंड के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो हार्मोनल ग्लैंड जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सब पढ़े थे ना, अंतःस्रावीय तंत्रिका तंत्र, बहिस्रावीय तंत्रिका तंत्र और मिश्रित, है ना, कुछ ऐसी ग्रंथियां थी। तो इनमें से ये मिश्रित ग्रंथियां यही दो है। और ये पेनक्रियास आपको कहाँ दिखता है, ये पेनक्रियास आपको कहाँ दिखेगी, ये अग्नाशय आपको दिखेंगी, ठीक है, ये पेनक्रियास आपको दिखेगी कहाँ पे, दो डिओडेनम जो हिस्सा है, अब जो छोटी आंत के जो डिओडेनम हिस्सा दिख रहा है ना, तो इन्हीं डिओडेनम, ये देख लीजिए, ये डिओडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या थी, छोटी आंत। अच्छा, ये जो छोटी आंत है, इसकी आकृति आप देखें, इसकी आकृति देखें तो आपको ये किस नुमा दिखाई देता है, अंग्रेजी के वर्णमाला किसके तरह दिखाई देता है, सी की तरह दिखाई देता है, ठीक, सी की तरह दिखाई देता है। सेल जिस सेल से बनी है उस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, सी सेल के नाम से जानेंगे। और ये किसके भी, ये अग्नाशय भी, ये आप देखिए, ये अग्नाशय जो है ये इन्हीं के तो बीच में पाया जा रहा है ना, ये अग्नाशय को देखिए, ये अग्नाशय किसमें मिल रहा है आपको, अग्नाशय मिल रहा है आपके छोटी आंत जो है, इन्हीं के ही आपको ये जो रिक्त स्थान है, इनके इन रिक्त स्थानों में आपको ये मिलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास। तो इस बात को समझ ही गया होंगे आप लोग, फिगर तो देख ही लिए, अब फिगर देख लिया तो लगभग ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अग्नाशय यानी कि
पेनक्रियास ग्रहणी के मध्य स्थित होता है। ग्रहणी के ही क्या होता है, बीच में ही होता है। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। देख लीजिए आप इसके बीच में है ना, तो ग्रहणी के ही बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद आइए अब आगे देखें। तो ग्रहणी के बाद आपकी ग्रहणी जो है वो क्या है, छोटी आंत का सबसे क्या है, छोटा भाग है। तो ग्रहणी का मतलब समझ रहे ना, ग्रहणी क्या है, ग्रहणी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डियोडेनम। ये डियोडेनम क्या है, डियोडेनम और कुछ नहीं है, छोटी आंत का एक सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग है। छोटी आंत का 3 भागों में बांट के चलते हैं। छोटी आंत की लंबाई को हम लोग 3 भागों में बांट के चलते हैं, जिनमें से डियोडेनम, और ये सबसे छोटा है। डियोडेनम ये सबसे क्या छोटा, छोटी आंत का सबसे छोटा वाला भाग है। ठीक, क्या इतनी बातें समझ में? अच्छा, इस डियोडेनम के ऊपर और भी यदि हम बात करें तो यहाँ पे ग्रहणी में यानी कि डियोडेनम यानी कि छोटी आंत का जो प्रथम भाग है, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं या फिर डियोडेनम बोलते हैं, यहीं पे आपको क्या होगा, कीड़ा। कीड़ा यानी कि क्या चीज है, कीड़ा याद कीजिए, कीड़ा पढ़े थे आप, पढ़े थे ना, विटामिन पढ़े थे, विटामिन। तो उस विटामिन में आप पढ़े होंगे क्या चीज, विटामिन ए है ना, सॉरी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी के सभी विटामिन पढ़े थे ना। तो जितने भी विटामिन पढ़े थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या चीज, विटामिन B1, B2, ये सभी पढ़े थे ना, B1, B2 और क्या चीज B3। ठीक है, B3 के बाद B5, B6, B7, B9 और B क्या चीज 12। तो इतने सारे बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात किए थे, अलग अलग इनके नामों के ऊपर बात किए थे। क्या चीज की विटामिन, इनके अलग अलग नाम क्या है, इनके ऊपर बात किए थे। उसी तरह से आप विटामिन को देखिए तो विटामिन पढ़े थे क्या चीज की, 2 तरह का विटामिन होता है। ठीक है ना, एक कौन सा होता है आपको, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, पढ़े थे ना, जल में घुलनशील विटामिन के ऊपर बात किए थे। मतलब कुछ ऐसी विटामिन जो जल में विलय होंगी, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन के ऊपर बात किए थे कि जो जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलेगी नहीं तो वो किस में घुलेगी, तो ऐसे विटामिन किस में घुलते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन के ऊपर बात किए थे, पढ़े थे ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये 4 मुख्य विशेष प्रकार की विटामिन है जो कि किस में घुलती है, आपको वसा में ये घुलेगी। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना। तो ये सभी के सभी विटामिन भी, ये सभी के सभी विटामिन भी, इनका जो अवशोषण होता है, ठीक है, इनका जो अवशोषण होता है और किस हिस्सा में होता है, छोटी आंत के डियोडेनम में। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यदि आपसे पूछे एग्जाम में, बताइए है ना, छोटी जो वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन है, ठीक है, वसा में जितने भी घुलनशील विटामिन है, इनका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कनाल यानी कि आहार नालिका के किस हिस्सा में इनका अवशोषण होता है। तो आप क्या बताओगे, छोटी आंत के किस हिस्से में, डियोडेनम वाले हिस्से में ही विटामिन, कौन सा विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, इन्हीं का क्या होता है, अवशोषण होता है। आई बात समझ में। तो हमारे आहार नालिका पढ़े, या आहार नालिका में आप पढ़े थे, याद कीजिए, ओरल कैविटी पढ़े थे ना, ओरल कैविटी जिनको हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर। उसके बाद आप पढ़े थे क्या चीज, अमाशय, पेट, ठीक है ना, इसोफोगस, लैरिंक्स, फेरिंक्स वगैरह सब चीज पढ़े थे ना। तो इन सभी चीजों में किसी चीज का पाचन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इसोफोगस है यानी कि फूड पाइप, यहाँ पे किसी भी चीज का पाचन नहीं होता, याद कीजिए, बताया था ना, यहाँ पे किसी भी चीज का पाचन नहीं होता, या फिर यहाँ पे कुछ ग्लैंड भी वगैरह नहीं मिलता। अच्छा, इसोफोगस बना किसकी है, याद कीजिए, आप पढ़े थे ना, अस्थि, उपास्थि, तो किससे बनी हुई है, उपास्थि से बनी है। उपास्थि को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज से मिलके बनी है, समझ में आया। तो ये क्या है, वसा में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील है, और इन्हीं का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब समझे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इनका अवशोषण होगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलिए, अवशोषण का मतलब क्या होता है, इस बात को समझे कि अवशोषण का मतलब क्या है। जैसे कि तुमने क्या किया कि यहाँ पे है ना,
यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए ये भूमि है, अब इस भूमि पे ना जल के कुछ मात्रा गिर जाए, ठीक है ना, जल यहाँ भी गिरी हुई है। अब इस जल गिरी हुई है तो तुम देखना क्या चीज, इन्हें उठाने के लिए तुम क्या करोगे, थोड़ी सी जल गिरी हुई है तो उन्हें उठाने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक रुई लोगे, ठीक है, कॉटन लोगे, और इस कॉटन को क्या करोगे, इनके ऊपर डालोगे, ठीक है, रुई या कॉटन या फिर स्पंज वगैरह, ठीक है, स्पंज, तो इनके ऊपर डालोगे। जैसे ही डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, हम बोलेंगे क्या चीज कि यहाँ पे जल की सांद्रता ज्यादा है, जबकि कॉटन जो है रुई लिए है उनमें जल तो है ही नहीं, है ना, रुई में जल तो है ही नहीं, तो जल कहाँ है, जल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि जल यहाँ पे परसेंटेज इसका ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जल है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जल नहीं है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ जल जाएगी, लोअर की तरफ, और धीरे 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 सारे जल चले जाएंगे, तो यहाँ पे जल की मात्रा नहीं होगी, अब वो जल किस में चले जाएंगे, कॉटन, ठीक है। तो यहाँ जो जा रही है यानी कि अधिक सांद्रता से, है ना, निम्न सांद्रता की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से जो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो जल जा रही है, ये किसके, ये क्या हो रही है, तो इनमें हम बोलेंगे क्या चीज, इनमें इनका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अवशोषण, यानी कि खिंचाव, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से जल को खींच लिया गया, कौन खींचा, आई बात समझ में, तो इनका क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो अवशोषण की क्रिया द्वारा अवशोषण होगा, और अवशोषण होने के बाद यही सारे के सारे विटामिन आपके ड्यूडेनम में क्या होते हैं, अवशोषण होते हैं, ठीक है। विटामिन जितने भी काइंड, विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये सब के सब वसा में घुलने वाले विटामिन है, और इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए हमारे आहार नालिका का, ठीक है ना, एलिमेंट्री कनाल का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे विटामिन का अवशोषण होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, ड्यूडेनम। आप आहार नालिका, आहार पढ़े थे ना, भोजन पढ़े थे ना, तो भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे, फैट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मिनरल्स पढ़े थे, मिनरल्स के बाद आप पढ़े थे वाटर के ऊपर, ठीक है ना, कुछ रफेज वगैरह के ऊपर बात किए थे हम लोग, ठीक है। तो ये सब के सब एक ही जगह पे नहीं अवशोषण होते हैं, पाचन तो होती है विभिन्न जगहों पे, हमारे आहार नालिका के अलग अलग जगहों पे इनका पाचन तो होता है, लेकिन अवशोषण भी इनके एक जगह नहीं होते, अलग अलग जगहों पे इनका पाचन होगा, और अलग अलग जगहों पे इनका क्या होगा, अवशोषण। इस बात को समझोगे कि अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ से होती है, याद कीजिए, है ना, अवशोषण की जो क्रिया है हमारे बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ऑरल कैविटी से ही शुरू हो जाती है हमारे अवशोषण की क्रिया। लेकिन क्या है कि आपको ये बात जानने को नहीं मिलते हैं, मतलब कम ही लोग हैं जो इस बात को बता पाते हैं, या फिर कम ही स्टूडेंट है, या फिर कम ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बात को जान पाते हैं क्या चीज़ की अवशोषण की जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, आपके बक्कल कैविटी में। क्या ये रिकॉर्डिंग ऑन है, हमने को रिमोट से दबा देगा कभी। अब हेजिटेशन नहीं ना, उसने पहले दिन था, ठीक है, पहले दिन था, इस वजह से रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, गलती हो जाएगा, क्या गलती तो होगा, क्या गलती होगा तो देखा जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अब आई तो देखते ड्यूडेनम को तो देख लिए, अल्लाह नहीं करो शांति से। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, जेजुनम की बात करेंगे। तो जेजुनम क्या है, तो जेजुनम आपके छोटी आंत का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, दूसरा, तीसरा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, क्या चीज है, दूसरा ही बता रहा है। तो जेजुनम है क्या चीज की, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यांत्र, ठीक है, मध्यांत्र, यानी कि कहने का मतलब ये मध्य भागों में पाया जाता है, छोटी आंत का ये मध्य भाग है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मध्यांत्र बोलेंगे, या फिर इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जेजुनम के नाम से। अच्छा, ये छोटी आंत का दूसरा क्या है, सबसे बड़ा। तो प्रथम आपसे पूछा जाएगा, प्रथम सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा, ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा की बात कर रहे हैं, इसके बाद तो छोटा नहीं होगा, इसी से क्या होगा, बड़ा, ये दूसरा सबसे क्या होगा, बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। हाँ, यदि हम एसेंडिंग फॉर्म में आ रहे हैं, डिसेंडिंग फॉर्म में आएंगे तो आप वहां से देखेंगे, इलियम, डेडनम, जेजुनम और इलियम से देखेंगे, ठीक है, इलियम से देखेंगे। इसकी लेंथ यदि बात किया जाए, इसकी लेंथ कितनी होती है,
8.2 फीट के बराबर होता है, ठीक है, 8.2 फीट के बराबर, यानी कि लगभग इसकी लंबाई 8 फीट। तो इसका 4.5 फीट, और ये कितना आया, लगभग 7.5 फीट, और ये कितना आया, 8.5 फीट, नहीं 8 फीट। और ये सबसे ज्यादा क्या करती है, भोजन का पाचन छोटी आंत के मध्यांतर वाले हिस्से में होता है। इस बात को समझोगे कि सर्वाधिक, आपसे पूछा जाए बताइए हमारे आहार नालिका की जो छोटी आंत है, छोटी आंत के किस हिस्से में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है, तो बताओगे कौन सा, ठीक है। तो इनसे सवाल बनेंगे, आप ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सवाल आपके तभी हो पाएंगे जब आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा भोजन क्या क्या करती है, पाचन आपके कहाँ होगा, छोटी आंत यानी कि मध्यांतर में ही होता है। और जेजुनम की और आगे बात करें तो जेजुनम में प्रोटीन, इसका क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। और याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे आप, तो मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। वो पूर्ण रूप या आंशिक रूप, आंशिक रूप से ही क्या होता है, आपके बक्कल कैविटी में इनका क्या होता है, पाचन होता है। मतलब आपके मुख में पाचन की क्रिया कुछ ही होती है, थोड़ी ही होती है, ठीक है, कम पचता है। और बाद बाकी सारी के सारी भोजन गई कहाँ, पेट में, तो पेट में होगा इनका पाचन। और बची हुई जो कार्बोहाइड्रेट है, अब जाके ये कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से जाके कहाँ पच जाएगा, जेजुना वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा इनका पाचन कर जाएगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आना, तो यहीं पे देख लीजिए, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे ज्यादा भोजन का पाचन। भाई सबसे ज्यादा भोजन आप कौन, क्या क्या हो सकती है भोजन में, तो भोजन में सबसे ज्यादा हो सकता है तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या चीज, तीनों है ना, तीनों है तो मतलब सबसे ज्यादा। आपके पेट में क्या पच रहे थे, पेट में क्या 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 पाचन हो रहा था, जल्दी बताइए। पेट में आपके जो पाचन हो रहा था वो किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, और सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसका, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का, और आंशिक रूप से किसका, फैट का, ठीक है, फैट का पाचन हो रहा था। और जो बची हुई जो फैट है वो आप आके छोटी आंत में पचती है। इस हिस्सा में तो देखिए जेजुनम में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाचन होगा, प्रोटीन का होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, वसा का पाचन होता है, जिसमें सर्वाधिक पाचन सबसे ज्यादा किसका होता है, आई बात समझ में, सबसे ज्यादा। अब याद कीजिए प्रोटीन कहाँ पाचन होता है, आपके आमाशय यानी कि पेट में होता है, पढ़े थे ना, यहाँ पे होगा। कार्बोहाइड्रेट आपके पेट में पचेंगे, लेकिन बची हुई जो कार्बोहाइड्रेट आके वहाँ कहाँ पचेंगी, जेजुना वाले हिस्से में आके पूरा इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब आते हैं और आगे की तरफ, जेजुना वाले हिस्से में सर्वाधिक वसा का सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो पूछा जाएगा कि जेजुना वाले हिस्सों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन तो होता है, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा किनका, तो इनमें भी सबसे ज्यादा किसका, वसा का। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आते हैं मध्यांतर में ही क्या होता है, पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ठीक है। इस बात को समझिए कि आपके अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है, आपसे पूछा जाए, ये भी सवाल पूछा जाता है, बताइए कि अवशोषण की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, इनका अवशोषण की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा से ही इनका प्रारंभ हो जाती है अवशोषण की क्रिया। याद कीजिए हार्ट अटैक जब आती है लोगों को, तो वहां पे ना जवान पे रखने के लिए एक गोली दी जाती है, जिसको हम लोग सॉर्बिट्रेट की गोली बोलते हैं, है ना। और ये सॉर्बिट्रेट की गोली क्या करता है, तुरंत आपके जवान पे डाले, और डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉर्बिट्रेट की गोली आपको, है ना, हार्ट जो सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन, सॉरी हार्ट के जो पंपिंग है, यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, इस ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखता है, ठीक है, सॉर्बिट्रेट की गोली। मतलब आपके हार्ट अटैक क्या करेगा, तो आपके ये जो ब्लॉकेज है, ठीक है, ये जो ब्लॉकेज है आपके वेंस में जो ब्लॉकेज है, तो इन ब्लॉकेज को ये क्या करती है, कम करने का काम करती है, ठीक है, ब्लॉकेज को कम करने का काम। और जिनके कारण हार्ट पे जो है अटैक नहीं आएगा, मतलब हार्ट पे इनका आपको हृदय के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा चांसेस बन जाता है, कि आप ना जो है डॉक्टर तक आसानी से जाके पहुंच सकते हैं। कितना आपको समय दे देगा, उसके बाद आप इलाज करवा लो, ठीक है, डॉक्टर वगैरह, उसके बाद काम देखेंगे इसका आगे। उसके बाद है मध्यांतर में ही क्या होता है,
पोषक तत्वों का सर्वाधिक क्या होता है, अवशोषण। ये सबसे ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण भी यहीं पे होता है। सबसे ज्यादा आपके पाचन भी यही होगा, ये लिखिए, भोजन का सबसे ज्यादा क्या होगा, पाचन भी होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, भोजन में इन्हीं पाचन पचे हुए भोजन का क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण, मतलब सबसे ज्यादा अवशोषण भी, ठीक है। और ये अवशोषण होकर क्या होगी, अवशोषण होकर छोटी आंत से ये सारी की सारी भोजन के में मिला दी जाएगी। छोटी आंत से भोजन अवशोषित होकर आपके ब्लड में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और यही ब्लड आपके सारे सर्कुलेटरी सिस्टम इनको क्या करती है, ब्लड को पंप करके आपके बॉडी के सारे सेल्स को कैरी करके लेके जाता है कोशिकाओं तक, ठीक है। और यही इन्हीं कोशिकाओं को क्या मिलती है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आपको मिल पाता है। छोटी आंत के जेजुनम वाले हिस्से में ही क्या होता है, कुछ इस विशेष प्रकार का क्या होती है, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विलाई बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। अब ये दो आप देखिए, छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत में यहाँ आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रहा है कि छोटी आंत के जो जेजुनम वाले जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यांतर, इस मध्यांतर वाले हिस्सों में ना छोटी आंत, आप यहाँ देख लीजिए, बता रहा है फिगर में, आपको डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझो कि ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ बताइए, इस हिस्सा को क्या बोलेंगे, डेओडेनम। और डेओडेनम के बाद जस्ट बाद आपका क्या होता है, स्टार्ट, बताइए, डेओडेनम के जस्ट बाद स्टार्ट क्या होता है, जेजुनम। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, जेजुनम बोलेंगे। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है बताइए, जेजुनम की लेंथ कितनी होती है, 8.2 फीट। इसकी लेंथ जो होता है 8.2 फीट के बराबर होता है इसकी लेंथ, ठीक है, इसका टोटल ये लेंथ। अब यहीं पे आपको मिलेगा क्या चीज, ये जो जेजुनम वाला हिस्सा है, यहीं पे आपको उंगली नुमा संरचना मिलेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आप उंगली दिख रहा है ना, तो इसी की तरह उंगली नुमा संरचना। आप देखे होंगे क्या चीज, बच्चे बचपन में ना उंगली को छापते हैं, ठीक है, हम लोग भी छापे हुए हैं, तो इस तरह से देखे होंगे क्या चीज को पेंसिल से अपने उंगली को क्या करता है, छापता है। तो ये जो छापने के बाद आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर की तरह, उसी आकृति की तरह यहाँ पे क्या है, आपको उंगली नुमा संरचना इस तरह पे दिखता है। कहाँ पे बताइए, कहाँ पे, आपके छोटी आंत के कौन से हिस्से में, जेजुनम वाले हिस्से में आपको इस तरह की उंगली की संरचना, उंगली नुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो उंगली नुमा संरचना है, ये 2 तरह की होती है। ये विशेष प्रकार की कितने तरह की होती है, 2 तरह की। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखते हैं, उंगली नुमा संरचना आपको पाई जाती है, जो कि क्या होती है, और जो कि अवशोषण में सहायता करती है। किसमें सहायता करेगी, अवशोषण में सहायता करती है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा, अवशोषण में सहायता तो करेगी, लेकिन इसका एक और काम है, ठीक है, इसका एक और काम है, ये क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, यानी कि पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। जितने ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेंगे, उतने ही ज्यादा इनका अवशोषण होगा, और उतने ही देर से इनका क्या होगा, उतने लंबे समय ये लेगा भोजन के पाचन में, ठीक है। तो भोजन लंबे समय तक, भोजन ऐसा नहीं है, देखिए, यदि छोटी आंत का जेजुनम वाला हिस्सा की बात कर रहा, देख लीजिए, यदि ये जेजुनम की आकृति ऐसा होता है, ये पाइप है और कुछ नहीं, आंत क्या है, एक पाइप है, इंटेस्टाइन एक पाइप है, ठीक है, जिनमें संकुचन और क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, ठीक है। इनमें क्रमाकुंचन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि फैलती है, फैलाव और सिकराव होता है, ठीक है, ये चीज होता है। हालांकि ये देखिए, ये संकुचन और जो क्रमाकुंचन की जो क्रिया है, ठीक है, ये रुक जाती है। कभी कभी यदि रुक गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन करने का मतलब क्या चीज़ है, आपको मल का जो त्याग है, ठीक है, मल के त्याग करने में आपको दिक्कत होगा, ठीक। कॉन्स्टिपेशन की प्रोसेस हो गई तो जहाँ भोजन है वहीं रुक जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन और जो रिलैक्सेशन है, यानी कि क्रमाकुंचनीय जिसे गति बोलते हैं, यदि ये रुक गई तो समझ लीजिए कि आपके भोजन आगे तक जाएगा नहीं,
मतलब कि क्रमाकुंचन और संकुचन आप पढ़े थे, याद कीजिए, पढ़े थे ना। तो क्या होगा, संकुचन और क्रमाकुंचन क्या है, तो संकुचित का मतलब क्या होना, सिकुड़ना। तो यहाँ सिकुड़ेगी और यहाँ पे इसका क्या होगा, फैलाव। तो एक जगह इनका फैलाव हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, सिकुड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे एक जगह आयतन घट रही है, मतलब सॉरी, एक जगह रेडियस बढ़ रही है और एक जगह रेडियस क्या हो रही है, घट रही है, जिनके कारण भोजन आगे की तरफ क्या होता है, पुशअप होता है, मतलब आगे की तरफ ये भोजन है जो कि आगे की तरफ भागते हैं। ये गति के कारण होती, क्रमाकुंचनी गति के कारण होता है। अच्छा, ये गति ना यदि ये रुक गई तो आपको आपके भोजन जो है, आहार नालिका में भोजन जो है वो पास आउट नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे क्या चीज, आपके ना पेट से एक साउंड आते हैं गुड़ का, ठीक है। तो उस दौरान क्या है, उस दौरान ये है कि आपके भोजन क्या कर रहे हैं, आपके आहार नालिका में क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, है ना। आहार नालिका में भोजन क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ये पेरिस्टालसिस मोशन यदि रुक गई, और ये अच्छा ये रुकती कब है, ये रुकती कब है, तो देखे होंगे क्या चीज़ की जो ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, ऑपरेशन होती है। तो उस ऑपरेशन के दौरान क्या है, जैसे कि मान के चलो आपके पेट में चीरा लगाया गया, तो भाई पेट में चीरा लगाया गया तो उस दौरान क्या होगा कि डॉक्टर क्या करेंगे, आपके कुछ जैसे कि किडनी का आपके ऑपरेशन करना है, किडनी चेंज वगैरह करना है, तो उस दौरान आपको क्या होगा कि भाई आपके पेट खोले जाएंगे, ठीक। तो वहाँ से खोल के आपको किडनी ये क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। आपके पेट को चीरा लगा के आपके कुछ जो अंदर की जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए वो पार्ट को निकाला जाएगा या ठीक किया जाएगा। तो उस दौरान क्या करते हैं डॉक्टर जो है ना, अपनी उंगलियों से, ठीक है ना, हालांकि वो ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि इंटेस्टाइन को टच होगा, इंटेस्टाइन को टच होगा। अब भाई इंटेस्टाइन टच हो गई ना, तो लगभग ये इनके टच होगा, ये कभी कभी ये अपना गति को ही बंद कर देगा, ठीक है ना। इनको भाई टच करना का मतलब क्या चीज़, इनको आप नुकसान पहुंचा रहे हो, डैमेज कर रहे हो, ठीक है ना, इनको डैमेज कर रहे हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कोशिकाएं जो है इनमें पेरिस्टालसिस मोशन होना बंद हो जाता है। अब पेरिस्टालसिस मोशन होना बंद हो गई तो ये भोजन को आगे तक लेके नहीं जाएगा। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं क्या चीज़ कि भाई आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप, ठीक है ना, आपको 48 घंटे तक, ठीक है, या फिर 72 घंटे तक, समय जिस अनुसार से हो, आपको क्या करना है, आपको भोजन नहीं खाना, ठीक है ना। आपको मना कर देगा कि भाई आपको भोजन नहीं खाना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में तो गति हो ही नहीं रहा, पेरिस्टालसिस मोशन हो नहीं रहा। अब भाई खाओगे तो भोजन वहीं रुकेगी और ये सड़न होगी, और एक तो आपका तबीयत खुद ही खराब है और ऊपर से ये टॉक्सिक चीज़ें बनेगी तो और भी चीज़ें खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, मामला बिगड़ सकता है। तो इनको रोकने के लिए ना डॉक्टर बोलते हैं क्या चीज़ कि भाई क्या करो, अभी कुछ दिन के लिए खाना बंद कर दो, ठीक है, मतलब खाना। तो भाई जिंदा कैसे रहोगे, तो याद कीजिए डॉक्टर में क्या करता है, आपको बोतल में देखे होंगे जो क्या है ग्लूकोज वगैरह आपको चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, डेक्सट्रोज चढ़ाई जाती है उसमें, हालांकि वो ग्लूकोज नहीं बोलिए, उसे डेक्सट्रोज बोलिए। तो डेक्सट्रोज चढ़ाई जाती है, और ये डेक्सट्रोज क्या है, यही बाद में चल के ये क्या है, डेक्सट्रोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना, जो कि ब्लड में आपको डायरेक्ट दिए जाता है। इसीलिए आप नीडल में देख रहे होंगे क्या चीज़, नीडल लगा दिया जाता है ना, और ये डेक्सट्रोज जो है इनसे निकल के आपके बॉडी में जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड में मिलती है। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए ग्लूकोज, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई ऊर्जा बनना चाहिए, इसके लिए ग्लूकोज लोगे आप, ग्लूकोज ले, ये ग्लूकोज कहाँ से मिलेंगी, आपको डेक्सट्रोज से मिल जाता है। इसीलिए क्या है कि भाई डॉक्टर डेक्सट्रोज दे ही रहा है तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, और जब तबीयत ठीक हो जाएगा तब आप खाओ, ठीक है ना, तबीयत ठीक हो जाएगा तब खाओ, कुछ भी खाओ। तो ये मना कर देते कि भाई नहीं खाओ, क्योंकि यदि ये टच किया एक बार टच किया तो ये 48 घंटा या फिर है ना 20 घंटा या 24 घंटा या फिर है ना 72 घंटे तक ये मोशन इनमें नहीं हो पाती, यानी कि पेरिस्टालसिस मोशन इनमें नहीं हो। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कैसे कि जब तुम्हें वात बनना शुरू हो जाए, यानी कि जब तुम्हें एयर आए, ठीक है ना, जब एयर बनना शुरू हो और एयर आपके शरीर से बाहर निकले तो समझ लो कि आपके पेरिस्टालसिस मोशन हो रहा है। नहीं समझा, आपकी एयर बाहर निकलने का मतलब क्या है, आपके जो पाचन तंत्रिका है उनको क्या कर रही है, एयर को क्या कर रही है, पास आउट कर रही है, ठीक है ना, क्रमाकुंचनीय गति द्वारा एयर को क्या कर रही है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जो कि एलिमेंट्री कनाल से होते हुए आपके शरीर से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आए, तो ये प्रोसेस हो रहा है तो समझ लो कि आपके डाइजेशन हो भी सकता है, डाइजेशन होगा। यदि ये गति हो रही है तभी डाइजेशन होगा, अब गति रुक गई तो डाइजेशन कहाँ से हो रहा है, तो डाइजेशन वहाँ पे नहीं होगा। मेरी बातें समझ में आया, तो इसीलिए ये सारी के सभी चीज़ें
तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज की, यहाँ हम क्या है एक विशेष प्रकार की चीजें देखे हैं। यहाँ पे देखे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखें क्या चीज की, इनकी जो सरफेस एरिया है, ठीक है, छोटी आंत में, इन छोटी आंत में ये जो संरचना आपको दिख रहा है उंगली नुमा संरचना, तो उंगली हालांकि पूरे पाइप में होता है। देख लीजिए पूरा पाइप है ना, पाइप का मतलब क्या समझ रहे हैं, पाइप का मतलब क्या है, इसलिए जो होलो चीज आपको दिख रहा है इस पूरे पाइप में उंगली नुमा इस तरह का क्या होता है स्ट्रक्चर पाया जाता है। पाइप के भीतर से, पाइप की क्या चीज भीतर से, पाइप मतलब क्या चीज, यहाँ पाइप और कुछ नहीं है, इंटेस्टाइन यानी आंत की बात कर। तो ये चारों तरफ से है ना उंगली नुमा संरचना के आकार का दिखेगा। यदि आपको ऐसा देखना है तो क्या करो कि किसी का इंटेस्टाइन लो, ठीक है ना, कोई एनिमल है उसका इंटेस्टाइन लो और उनको उलट के देखो, ठीक है, इनको काटो और काटने के बाद इनको उलट दो, ठीक है। उलटना समझता है ना भाई, जैसे कि आप मोजा उल्टा करते हैं ना, उसी तरह से इसको उल्टा करके देखोगे तो इनमें आपको ना ये दो तरह की संकुचन, दो तरह का आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विलाई, या फिर विलाई को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और एक क्या है, एक है माइक्रो। याद कीजिए माइक्रो वर्ड किसके लिए बना होता है, छोटे के लिए। माइक्रो वर्ड किसके लिए बना होता है, ठीक है। बायो में याद कीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव बोलते हैं ना। तो यहाँ पे भी माइक्रो का मतलब क्या होगा, सूक्ष्म, और विलाई का मतलब क्या है, रसांकुर, यानी कि क्या हो जाएगा, सूक्ष्म रसांकुर। मतलब इनमें रसांकुर भी मिलेंगे और छोटी छोटी रसांकुर, मतलब एक रसांकुर बड़ी मिलेगी और एक रसांकुर क्या मिलेगी, छोटी छोटी। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आया। और जब अगले क्लास में आप आएंगे 11, जब आप इंटर में आएंगे तो वहां पे भी आपको क्या है, इन रसांकुर के ऊपर बात करना है। हालांकि इन्हीं रसांकुर में भी क्या होती है, इन्हीं रसांकुर में भी छोटी छोटी क्या होती है, ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड के ऊपर पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करती है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये जो है इन्हीं के भीतर छोटी छोटी ग्लैंड पाई जाती है, इनके ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। हालांकि इनमें ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का करने का मतलब देखिए, इनकी हम एक स्ट्रक्चर ही बनाए, पूरा नहीं बनाए। तो इनमें आपको क्या मिलेगा, इनमें आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स किन्हें बोलते हैं, रुधिर वाहिनिकाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। दो तरह का होता है, एक क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं वेन और एक को बोलते हैं क्या चीज, नर्व्स बोलते हैं ना। तो ये शुद्ध रक्त को लेके आएगी, ठीक है, ये किसको लेके आएगी, शुद्ध रक्त को लेके आएगी, और इनसे ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध रक्त इधर वापस क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो शुद्ध रक्त आने के लिए एक आने वाला रास्ता है, एक जाने वाला रास्ता है। तो शुद्ध रक्त आएगी और अशुद्ध रक्त जाएगी। तो ये जो इस तरह की चीजें होगी। अब यहीं पे क्या होगा, यहीं से आपके जितने भी भोजन है, जैसे कि मान के चलिए पाइप है अंदर, ये पूरा पाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन। पाइप का मतलब यहाँ हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, आंत की बात। तो ये जो विलाई देख रहा है, इनकी सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है। ये विलाई किसकी काम कर रहा है, सरफेस एरिया का काम, और अवशोषण का भी काम करेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ाने का काम करता है। ऐसा क्यों करता है, इसमें ऐसा क्यों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ईश्वर हम लोगों के पेट में इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों बना के रखे हैं, ऐसा इसलिए बना के रखे हैं। तुम ही सोच के देखो, ये भोजन है, ठीक है, ये भोजन है, ये रहा भोजन, ठीक, ये भोजन, ठीक है, ये सभी भोजन के कण है, वो सॉरी भोजन है। अब ये भोजन जब आगे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इन विलाई से ही तो होके ही ना जाएगी, और ऐसे ऐसे आपको जंक्शन एक ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे विलाई एक नहीं है, कोई माइक्रो है मतलब कोई छोटा है, कोई छोटी रसांकुर है, सूक्ष्म रसांकुर है, और क्या है, कोई बड़ी रसांकुर है, कोई सूक्ष्म रसांकुर है और कोई बड़ी रसांकुर है। इस तरह की रचना है। अब जब भोजन जाएगी तो इन्हीं से होते हुए तो जाएगी ना, बातें समझ में आ रहा ना, इन्हीं से होते हुए जाएगी, तो इनकी सरफेस एरिया बढ़ गई। अब देखो, तुम इन्हीं को खींचो, इंटेस्टाइन को खींचो, भाई खींचोगे तो ये जो सरफेस एरिया तुम्हें ऐसा दिख रहा है, अब वो सरफेस एरिया कुछ ऐसा हो जाएगा, समझा। मतलब कि जो सरफेस एरिया ऐसा है, और जब इन्हें बड़ा कर दोगे तो इनकी एरिया कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। इनको सीधा करो, इनको सीधा करो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा,
तो बताइए ये इतना बड़ा सरफेस एरिया होता, इतना सीधे सीधे प्लेन होता, तो बताइए इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई और भी कितनी बड़ी हो जाती, बहुत बड़ा हो जाता ना। तो इसीलिए ये जो छोटी आंत के भीतर इनकी जो रसायनकुल की संरचना कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों? कि ये जो सरफेस एरिया इतना बड़ा आपको दिख रहा है, बात है क्लियर, समझ में आ रहा ना। ये सरफेस एरिया जो कि इतना बड़ा दिख रहा है, उन छोटे से इन सरफेस एरिया को ना इन छोटी आंत में इस तरह से एडजस्ट किया जाए, इस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि ये क्या करे, ताकि ये है ना ये एक रसिस्टर की तरह काम करे, यानी कि भोजन आगे की तरफ जाना चाहे लेकिन ये भोजन को जाने से क्या करेगी, रोकेगी। बताओ क्या ये बातें सबको समझ में आए? अब जब ये भोजन यदि नहीं होता तो क्या होता, यदि ये रसायनकुल नहीं होते तो क्या होता, यदि रसायनकुल नहीं होता तो सरफेस एरिया इनका कम होता। क्या ये बातें समझ में आ रहा ना? ये चीज सीधे ये चीज समझो ना। यदि ये रसायनकुल ना होता, यदि ये रसायनकुल ना होता तब बताइए सरफेस एरिया तो इतना ही होता ना, लेकिन जब ऐसा होगा तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतने ही भोजन इनके भोजन क्या किए जाएंगे, अवशोषण किए जाएंगे। नहीं समझा? तो ज्यादा सरफेस एरिया, देखिए ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। मेरी बातें क्लियर है? और यदि ये सरफेस एरिया ये पूरा ना हो के केवल इतना होता तो इन पे क्या होगा, भोजन का अवशोषण क्या होगा, कम ही तो होगा ना। तो कम सरफेस एरिया तो कम भोजन का अवशोषण, और सरफेस एरिया ज्यादा तो भोजन का अवशोषण भी क्या होगा। मेरी बातें क्लियर? क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं इन माइक्रोविलाई का और भी क्या काम है। तो इन माइक्रोविलाई का और क्या काम है, तो ये इनका काम है अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। किनका अवशोषण करना? तो भोजन का अवशोषण करना। जैसे जैसे ये भोजन इस पे जाएगी, देखो यदि वो रास्ता सीधा होता, यदि इंटेस्टाइन ऐसा होता तो भोजन सीधे की सीधे क्या होती, निकल जाती है ना। भोजन सीधे की सीधे क्या होती, निकल जाती। लेकिन इन भोजन ये सीधे की सीधे अब नहीं निकलने वाला है। इन भोजन इन्हें इंटेस्टाइनल के जो विलाई जो पार्ट है, और ये इंटेस्टाइनल की कौन सा इंटेस्टाइन, कौन सा आंत, जल्दी बताइए, क्योंकि आंत का कौन सा, जेजुनम वाला भाग की बात कर। भाई जेजुनम वाले भाग से ये सारी के सारे जब भोजन गुजरेंगी तो इन विलाई इन्हें रोकेगा। इसका मतलब भाई अभी तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। अभी इस भोजन का ये विलाई क्या काम करेगा, विलाई ये काम करेगी कि भाई तुम जो जा रहे हो तुम्हारा कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, रुको थोड़ा, तुम्हें हम क्या करें, तुम्हें हम पचा देते हैं, यानी कि डाइजेशन करवा देते हैं। बात समझ में आना? तो ये विलाई क्या करेगा, इन्हें रोकेगी, फ्रिक्शन करेगी, यानी कि रोकने के बाद इनको क्या करेगी, इनके वसा की मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना? इनके वसा के मॉलिक्यूल्स है, इनके प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है या कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स है, इन कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को है ना वो तोड़ने का काम करेगा। बातें क्लियर, समझ में आया? हाँ, नहीं होगा कब, जब ये नहीं होगा तो ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, पाचन के डाइजेशन में टाइम नहीं मिलेगा। तो डाइजेशन बढ़िया से ये भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है ना, और जो फैट है, इनका बढ़िया से ब्रेक डाउन हो। इसीलिए बढ़िया से ब्रेक डाउन होने के लिए इनकी सरफेस एरिया बढ़ गई है, और सरफेस एरिया बढ़ा है तो अवशोषण भी ज्यादा होगा और डाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में है ना? इसीलिए यहाँ लिखवा दिया है, इसीलिए हम यहाँ लिखवा दिए हैं जेजुनम में क्या होता है, भोजन का पाचन क्या होता है, सबसे, यहाँ पे लिखा है ना, सर्वाधिक अवशोषण होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा, और भोजन का भी पाचन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। भोजन का पाचन होगा लेकिन अवशोषण सबसे ज्यादा होगा। छोटी आंत में बात कर रहा है, मतलब बड़ी आंत में बात नहीं कर रहा है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही? वीडियो देखिए कितना लेंथ का हो गया, आधा घंटा हो गया होगा। तालीस मिनट बंद कर दो। चलिए अब आते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए उसको बंद कर दो ना, वीडियो बंद कर दो, पॉज कर दो, नहीं तो मेरा सारा स्टोरेज इसका खत्म हो जाएगा।